आइए शुरुआत करते हैं करंट की सुपर सीरीज पार्ट 2 की और समझते हैं करंट अफेयर्स को बड़े आसान तरीके से। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं सभी जो है आपके जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स को और शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंबरनाया नदी तेल रिसाव की। अंबरनाया नदी तेल रिसाव एक एक क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से नोट करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, चाहे दृष्टि की मैगजीन हो, चाहे विजन पत्रिका हो, चाहे आपका अरिहंत महासागर हो, तो सभी से जो है सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है। बड़े आसान तरीके से नोट्स बनाइए और सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में सुर्खियों में आई थी अंबरनाया तेल नदी रिसाव और ये क्वेश्चन आता है कि तेल रिसाव हुआ था, पर्यावरण को काफ़ी हानि हुई थी, तो ये नदी कहाँ पर है? तो अंबरनाया जो तेल नदी है, ये ध्यान रखना, ये रिसाव जो हुआ था इस नदी में तेल का, तो ये ध्यान रखना ये नदी कहाँ की है? ये रूस की नदी है। और दूसरा क्वेश्चन है रूस से कि रूस में ब्रिक्स पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ है। रूस में ब्रिक्स पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। ब्रिक्स पर्यावरण सम्मेलन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? देखिए, ब्रिक्स पर्यावरण सम्मेलन अब की बार कहाँ पर हुआ? रूस में हुआ था। और ये ध्यान रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स सम्मेलन से ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके जो है लिए कार्य करता है? तो ब्रिक्स की स्थापना, जिसमें ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, 2009 में हुई थी। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कार्य करता है ब्रिक्स देशों के लिए, जिसका मुख्यालय है संघाई में। तो ये ध्यान रखना है, ब्रिक्स का पर्यावरण सम्मेलन 2021 का भारत में ही आयोजन होगा, ये भी नोट करना है। अब की बार जो ब्रिक्स पर्यावरण सम्मेलन हुआ वो रूस में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स के जो है जो देश हैं, जो देश का समूह है, उनके लिए जो कार्य करता है वो बैंक, उसी का नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? चीन, संघाई में है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर को लेकर। वह कौन सी अरब कंट्री है, वह कौन सा अरब देश है जिसने अपना पहला परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया है? तो ध्यान रखिए, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, वह देश बड़ा है जिसने जो है पहले परमाणु रिएक्टर का जो है निर्माण किया और उसी को नाम दिया है बराकाहा। बराकाहा परमाणु रिएक्टर अरब का जो है पहला परमाणु रिएक्टर है, UAE के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इधर से क्वेश्चन देखते हैं चीन से। देखो, टिकटॉक काफी सुर्खियों में रहा। टिकटॉक का एक तो ये भी क्वेश्चन आपने नोट करना है कि टिकटॉक ने जो है यूरोप के किस देश में अभी हाल ही में अपना एक जो है मुख्यालय खोलने की घोषणा की है? तो टिकटॉक ने जो है यूरोप के आयरलैंड में, ध्यान रखना, यूरोप के आयरलैंड में एक जो है अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि टिकटॉक बहुत सुर्खियों में रहा, मगर इसका जो है स्थापना करता जो है वो बाइटडांस है। बाइटडांस डेवलपर के द्वारा ही किसका निर्माण हुआ है? टिकटॉक का डेवलपर है जिसके द्वारा टिकटॉक का निर्माण हुआ है और आयरलैंड में इसने एक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए। यदि आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्क्रीन शॉट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बस स्क्रीन शॉट लिया और वहीं से जो है क्वेश्चन लिखने स्टार्ट कर दिए, मगर इतनी तंगी में मत जियो। अब खुल के जो है खर्च करने का, खुल के जो है हाथ से पढ़ने का मौका है। बस स्क्रीन शॉट लिया, वहाँ से क्वेश्चन उतारने शुरू कर दिए, मगर ये नहीं समझ रही क्वेश्चन को किस प्रकार समझाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिकटॉक के बारे में पता लगा, टिकटॉक ने नया कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? आयरलैंड में। और टिकटॉक का डेवलपर कौन है? बाइटडांस। इसे जरूर लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है और दिल्ली पुलिस के लिए विशेष क्वेश्चन है। NTPC में भी कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। और आइए क्या क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। फुगाकू सुपर कंप्यूटर, बहुत खास क्वेश्चन है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर, देखो विश्व की 500 जो है 500 कंप्यूटर की लिस्ट जारी होती है, जिसमें फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पहला स्थान दिया गया है। और ये क्वेश्चन आता है कि फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश ने इसका निर्माण किया है? जापान ने इसका निर्माण किया है। और जो इसके डेवलपर हैं उसी कंपनी का नाम है राइकन, RIKEN। जापान के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। जापान जो है ओखटस्क सागर के पास है। जापान और रूस जो है, इधर रूस का भी एरिया लगता है सागर से, ओखटस्क सागर से जो है जापान लगा हुआ है। और जापान के जो आइलैंड है, ये आइलैंड हैं, कभी कभी क्रम में भी पूछ लेता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा।
होकेडू सबसे उत्तर में है, एक जो है आइलैंड होकेडू सबसे उत्तर में है, उसके बाद होन्सू है। इनका क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। होकेडू है, होन्सू है, शिकोकू है और क्यूसू है। इधर जो है ओकिनावा है। होकेडू, होन्सू, शिकोकू और आपका क्यूसू। और इस ओर जो है सबसे दक्षिण की ओर जो है जाए तो ओकिनावा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे उत्तर में होकेडू हो गया। क्वेश्चन आता है कि सबसे विशाल जो है, सबसे लार्ज जिस पर जापान की राजधानी है टोक्यो, तो वो होन्सू पर है। होन्सू पर ही हिरोशिमा जहाँ पर जो है परमाणु बम हमला हुआ था, और नागासाकी है क्यूसू पर। ओकिनावा सबसे छोटा है, ये अब की बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटा आइलैंड तो वो है ओकिनावा। इसको बड़े अच्छी तरीके से लिखिए। ओक्टस्क सागर ध्यान रखना, ओक्टस्क सागर के पास कौन सी कंट्री है, तो ओक्टस्क सागर के पास आपका जापान है, ये आपने ध्यान रखना है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर की चलो बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो गतियां हैं वो ध्यान रखना पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है, पेटाफ्लॉप्स से। और सबसे तेज गति का जो सुपर कंप्यूटर है 415 पेटाफ्लॉप्स के साथ जापान का कौन सा है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। ऐसे ही यदि हम सेकंड या थर्ड नंबर की बात करें तो समिट और सिएरा, ये दो सुपर कंप्यूटर हैं जो आपका यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, समिट भी और आपका सिएरा भी। दोनों का निर्माण किया है आईबीएम कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यदि आपने फुल फॉर्म नहीं पता तो आप कहीं पर लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मगर आईबीएम की स्थापना 1911 में हुई थी, ये बहुत फेमस है। और अक्सर जो है एनटीपीसी में तो बहुत बार पूछते हैं, अरमोंक में जो है किसका मुख्यालय है। अरमोंक जगह है कहाँ की, न्यूयॉर्क की। और अरमोंक में मुख्यालय है, बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। आईबीएम का मुख्यालय अरमोंक में है और ये है जगह कहाँ की, न्यूयॉर्क की। मगर 500 की लिस्ट में भारत ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, 23वीं रैंक मिली है भारत ने। 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में भारत की कौन सी रैंक आई है, 23वीं रैंक आई है। भारत के पास में भी दो सुपर कंप्यूटर है, एक प्रत्युष है जो मुख्य सुपर कंप्यूटर है, एक मिहिर है। ये मौसम विभाग के लिए कार्य करते हैं। प्रत्युष कार्य करता है पुणे से और मिहिर कार्य करता है नोएडा से। एक क्वेश्चन यदि सुपर कंप्यूटर से कोई आपसे पूछ ले कि सुपर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है, तो लाइनक्स जो है LINUX, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है किसके लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए। तो सुपर कंप्यूटर के लिए कुछ क्वेश्चन थे जो आपको जो है जानने के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे एग्जाम में। एक तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है, लाइनक्स कार्य करता है, LINUX। डिटेल से जब कंप्यूटर के चैप्टर पढ़ेंगे तब इनको समझेंगे। भारत के दो सुपर कंप्यूटर हमने जाने, प्रत्युष है, मिहिर है, एक पुणे से कार्य करता है, एक नोएडा से कार्य करता है। और भारत भी जो है 23वीं रैंक में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 सुपर कंप्यूटर में जो है भारत भी जो है 23वीं रैंक हासिल करे हुए है। पहले स्थान पर फुगाकू आ चुका है, सेकंड पर समिट है, थर्ड पर सिएरा है। ये दोनों जो है किसके द्वारा निर्माण करते किए हुए हैं, आईबीएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हाल ही में बड़े सुर्खियों में रहा। और जैसे कराकाताओ, यदि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा, कराकाताओ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का एक चैप्टर हो चुका है और मैंने आपसे पहले भी समझाया था। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है, जिसकी भूगोल अच्छी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, चाहे आपका कोई भी आपका ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसका भूगोल अच्छा है तो वो वही करंट के क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगा। तो ये ध्यान रखना, पिछली जो सीरीज है यदि आपने अब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो कृपया करके गुजारिश है एक एक क्वेश्चन देखिए, क्योंकि वही जो है बच्चा करंट जो है एग्जाम में कर पाएगा। मेरापी ज्वालामुखी, उसमें जो है ज्वालामुखी के चैप्टर में बहुत आसानी तरीके से समझाया गया था। मेरा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है और ध्यान रखना ये जो है इंडोनेशिया में है, मेरापी ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। अगला क्वेश्चन है, साइबर थ्रेट समझौता। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में साइबर थ्रेट समझौता किया है। साइबर सुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए, अपनी साइबर जो सुरक्षा है इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल के साथ में समझौता किया है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, देखो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। एग्जाम में पूछने का तरीका क्या होगा कि चेक पॉइंट साइबर सिक्योरिटी, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, चेक पॉइंट साइबर सिक्योरिटी किस देश की है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत जो है आगे है। चेक पॉइंट साइबर सिक्योरिटी, चेक पॉइंट साइबर सिक्योरिटी, तो ध्यान रखना इजराइल की है।
इसराइल की है जहां पर गोलान की पहाड़ियां हैं, और इसराइल की चेक पॉइंट के साथ जो है साइबर थ्रेट समझौता हुआ है। किसने किया है? भारत ने यह समझौता किया है। अगला क्वेश्चन बड़ी सुर्खियों में है काफी दिनों से, AZD1222 ये वो वैक्सीन है जिसको जो है अखबार में रात दिन छाई हुई है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये वैक्सीन का निर्माण किया गया है कोविड-19 वायरस के लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, बहुत बड़ा एग्जाम में जो है आने की संभावना है इसकी। AZD1222 वैक्सीन का निर्माण किया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा, कोविड-19 की वैक्सीन है। तो जितने क्वेश्चन है इस ओर के हमने देखे, एक एक क्वेश्चन बड़ा, सुपर कंप्यूटर वाले की जो फैक्ट है वे भी हमने समझे, जापान के बारे में, कुछ द्वीप हैं उनके बारे में भी समझा, और ओखोटस्क सागर के बारे में भी पता लगाया। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय ध्यान रखना संघाई चीन में है, कार्य करता है किस देशों के लिए? ब्रिक्स देशों के लिए। ब्रिक्स देशों की स्थापना 2009 में हुई थी। पर्यावरण सम्मेलन हुआ है रूस में, और 2021 में पर्यावरण सम्मेलन होगा भारत में, ये ध्यान रखना है। बराह परमाणु रिएक्टर को हमने पढ़ा, अंबरनाया नदी जो है तेल रिसा हुआ था, वो कहाँ की है? वो है रूस की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस ओर के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करंट के सारे ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी थीम दी गई थी कब? तो 5 जून पर्यावरण जो दिवस है, 5 जून पर्यावरण दिवस पर थीम दी गई थी। पहले ध्यान रखना है कि 5 जून जो है पर्यावरण दिवस का जो अब की बार आयोजन हुआ था वो कोलंबिया में हुआ था, और सबसे पहले जो है 5 जून 1974 में पहला पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन उसको जाना जाता है। देखो 5 जून पर्यावरण दिवस लगातार हटते आए कि 5 जून क्या है? पर्यावरण दिवस। मगर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1974 में, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है पर्यावरण की वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो है बार जो पर्यावरण दिवस हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कोलंबिया में हुआ। जर्मनी भी जो है इसमें भागीदारी देश था, ये भी ध्यान रखना है, और बड़ा ही क्वेश्चन जो है खास था। अगला क्वेश्चन है गुलबेंकियन पुरस्कार। गुलबेंकियन पुरस्कार हाल ही में जो है मानवता सेवा के लिए दिया गया। देखो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि गुलबेंकियन पुरस्कार कौन सा देश देता है? पुर्तगाल देता है, मानवता सेवा के लिए देता है। मिला है पर्यावरण की जो है बहुत फेमस जो है ग्रेटा थुनबर्ग को, जिसका संबंध है स्वीडन से। ग्रेटा थुनबर्ग पर्यावरण के लिए कार्य करती है, एक महिला है, और 17 वर्ष की केवल कम ही उम्र की महिला है, और कम से कम 150 देशों में जो है अपने जो है पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन में करती हैं। ग्रेटा थुनबर्ग से 2 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट किसका एक कार्यक्रम है पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए? तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन जो है करते हैं, और नाम है उसका स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। दूसरा है कार्यक्रम इनका फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो 2 ही कार्यक्रम हैं जो पर्यावरण के लिए चलते हैं, और बड़ा ही जो है फेमस है स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। ये भी जो है किसके द्वारा चलता है? इसका आयोजन होता है ग्रेटा थुनबर्ग के द्वारा, स्वीडन की हैं। और दूसरा है फ्राइडे फॉर फ्यूचर का भी संबंध किससे है? ग्रेटा थुनबर्ग से है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? और मतलब भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय जो है बना है वो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय बना है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका निर्माण हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद और लॉस एंजल्स में इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, एक छोटा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एसडीजी रिपोर्ट जारी होती है। अब यदि एसडीजी के बारे में आपने समझ लिया तो ध्यान रखना है 1 नंबर आपका पक्का है, एग्जाम में आपका 1 नंबर कोई नहीं छीन सकता यदि आपने एसडीजी के बारे में एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट पता है। एसडीजी क्या है? एस फॉर सस्टेनेबल, डी फॉर डेवलपमेंट, जी फॉर गोल। हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? सतत विकास लक्ष्य। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ये भी एग्जाम पूछता है कि किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। गरीबी पर, भुखमरी पर, शिक्षा पर, जल प्रदूषण पर बहुत जो है ध्यान रखकर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देखो प्रत्येक देश को जो है लक्ष्य निर्धारित करने हैं कि वो जो है अपने नागरिकों को अच्छा पर्यावरण दे, अच्छे पानी की सुविधा दे, अच्छा जो है खाने की सुविधा दे। तो ऐसे कुल कितने लक्ष्य हैं?
तो इनकी संख्या कितनी है, केवल 17 है। इसका जो है टारगेट जो बनाया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्य का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ये लक्ष्य बनाया है, ये बनाया है 2030 तक। ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि SDG लक्ष्य कब तक के हैं। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2030 तक। कुल लक्ष्य कितने हैं, 17 हैं। अब की बार जो रैंक आई है SDG रिपोर्ट रैंक जो आई है, इसमें पहला स्थान मिला है स्वीडन। मतलब कि स्वीडन एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में जो है अच्छी सुविधा दे रहा है। और भारत के पास से जो है 109 रैंक मिली बांग्लादेश को। ये भी खास है कि भारत से भी अच्छा जो है बेहतर कर रहा है फिलहाल। तो 109 रैंक में है SDG की, वो कौन है, बांग्लादेश है। भारत को 117वीं रैंक मिली है SDG में। अब जो ये 3 पॉइंट लिखे हैं बस ये आपको समझना है, यही एग्जाम का क्वेश्चन है। SDG को हमने पढ़ लिया, रैंक पढ़ ली, मगर रैंक से कम आएगा क्वेश्चन, यहाँ से ज़्यादा आने की उम्मीद है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि SDG 1, क्योंकि लक्ष्य कितने हैं, टोटल 17 हैं। और मेरे कहने से आप 2-3 याद रख लीजिए फिलहाल के लिए, कुछ आगे आपको याद कराएंगे। SDG 1 का संबंध है गरीबी से, मतलब कि गरीबी को हमने कम करना है। SDG 4 का संबंध है शिक्षा से, शिक्षा पर ध्यान देना है। SDG 6 का संबंध है जल प्रदूषण से। ये क्वेश्चन अब की बार एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि SDG 6 का संबंध किससे है, जल प्रदूषण से है। तो वहां पर केवल क्वेश्चन ऐसे आएगा कि SDG 6 का संबंध बताइए। 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य या जल प्रदूषण। तो SDG 6 का संबंध है जल प्रदूषण से, SDG 4 का संबंध है शिक्षा से और SDG 1 का संबंध है गरीबी से। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खास है। सतत विकास लक्ष्य से एक क्वेश्चन आता ही है आए साल, और ये लक्ष्य जो है 2030 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है मेरियाना गर्त जो है, वहाँ से क्वेश्चन है, बड़ा खास है ये भी। मेरियाना गर्त जो है, चैलेंजर गर्त जो है प्रशांत महासागर में है। वहाँ पर जो है नासा की एक महिला ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने एक रिकॉर्ड बनाया है बहुत गहराई तक जो है पहुँचने का। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है, कैथरीन डी सुल्विन ने बनाया है। बड़ा खास है, एक बार और देखिएगा। मेरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, प्रशांत महासागर में है और वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है कैथरीन डी सुल्विन ने, जो नासा की एक वैज्ञानिक है। उन्होंने वहाँ तक जो है गहराई तक पहुँचने का एक रिकॉर्ड बनाया है। देखिए रिकॉर्ड बना लिया, मगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेरियाना गर्त ना पूछकर चैलेंजर गर्त पूछ सकता है। तो इसलिए ज्योग्राफी, भूगोल को जानना बहुत ही ज़्यादा खास है। अब आगे चलते हैं और भारत को लेकर जो है करंट में क्या क्वेश्चन है, आइए उन्हें देखते हैं। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं भारत से, जो भी करंट अफेयर्स है और उसको देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गलवान घाटी, जो बड़ा फेमस मुद्दा रहा गलवान घाटी का। भारत चीन की झड़प के साथ गलवान घाटी बड़ी सुर्खियों में रही, मगर क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसको देखते हैं। गलवान घाटी, ध्यान रखना, यहाँ पर एक नदी बहती है, शोक नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है शोक। ये आपने ध्यान रखना है लद्दाख में। और एक मार्ग है जो बड़ा ही जो है बहुत जल्दी से भारत सरकार ने, आपके इंडियन आर्मी ने तैयार किया। तो डरबुक से दौलत बेग ओल्डी, और इस रोड को ध्यान रखिए नाम दिया जाता है डरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी। तो अपने गलवान घाटी इस रोड के कारण बहुत प्रसिद्ध रही, जो झड़प का आखिरी मुद्दा बना। तो यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था इस रोड को लेकर, तो ये मुद्दा बड़ा ही जो है चीन के साथ में गहराया। और ध्यान रखना जो रोड है डरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, ये पूछा जा सकता है कि ये रोड कहाँ पर है। ये आपका लद्दाख में है और गलवान घाटी के पास है, ये आपने ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, ये आपसे पूछ सकता है। आइए इस और के क्वेश्चन देखते हैं। आपने सुना भी होगा कि तिनसुकिया क्षेत्र बहुत फेमस रहा। तिनसुकिया क्षेत्र बहुत फेमस रहा, क्यों फेमस रहा उसको देखते हैं। ध्यान रखना, बागजान गैस कुआं, असम में जो है तेल गैस कुएं हैं। कैसे तेल गैस कुएं हैं, कौन कौन से तेल गैस कुएं जो है काफ़ी सुर्खियों में रहे इस वर्ष, उनको देखेंगे। और यहाँ पर जो है ऑयल इंडिया का जो है ये क्षेत्र है, और इसी जो है तेल गैस में रिसाव हुआ था, प्राकृतिक गैस में रिसाव हुआ था। कौन सी गैस में रिसाव के कारण वहाँ पे जो है आग लगी थी, तो ध्यान रखना प्राकृतिक गैस के रिसाव से। तो क्षेत्र का नाम है तिनसुकिया। ये पूछेगा तिनसुकिया क्षेत्र कहाँ का है, असम का है।
कौन सा गैस कुआं है? बागजान गैस कुआं है। किसके अधीन क्षेत्र में था? ऑल इंडिया के। अन्य जो तेल कुएं हैं असम के, वो भी देखते हैं। देखिए असम का क्षेत्र है, ये जुड़वा सात बहने हैं, ये असम का क्षेत्र है और यहीं पर तिनसुकिया क्षेत्र फेमस रहा। बागजान गैस कुआं, जो गैस लीक उसमें हुई थी। तेल कुएं की बात करते हैं, माकुम तेल कुआं, माकुम तेल क्षेत्र, वो भी असम में है। नहर कटिया, नुमालीगढ़, बोइंग गाई गांव। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं तेल्स के, तो यहाँ आपने सारे के सारे ध्यान रखने, क्योंकि ये सुर्खियों में रहे इस वर्ष। नहर कटिया तेल क्षेत्र भी, नुमालीगढ़ भी, बोइंग गाई गांव भी और माकुम तेल क्षेत्र भी, और आपका तिनसुकिया क्षेत्र चाहे बागजान गैस कुआं। तो ये ध्यान रखने हैं, ये किसके हैं? असम के। एक बार जो है पूरे जो है तेल क्षेत्र जो भी सुर्खियों में रहे इस वर्ष वो देखें। ऐसे ही मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, ये फेमस रहे राजस्थान के। कुछ ना कुछ सुर्खियां बटोरी इन्होंने इस वर्ष, मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। ये पूछा जा सकता है कि मंगला या भाग्यम या शक्ति या ऐश्वर्या तेल कुआं कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। ऐसे ही बकरोल, आलियाबेट, लूनेज तेल क्षेत्र ये गुजरात के प्रसिद्ध रहे इस वर्ष। कुछ ना कुछ इन्होंने भी सुर्खियों बटोरी, चाहे कोई भी विवाद इनका रहा हो। बस एग्जाम में ध्यान रखना, बकरोल तेल क्षेत्र यदि आता है एग्जाम में, आलियाबेट आता है, लूनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, ये है आपका गुजरात के क्षेत्र। बॉम्बे हाई सभी जानते हैं, अरब सागर में है, खंबात की खाड़ी के पास है। ये जो है एरिया खंबात की खाड़ी का है, जिसे बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी। तो ये आपने ध्यान रखना है, तेल क्षेत्र जो भी सुर्खियों में रहे उनके बारे में पता लगाया और इनको नोट करके चलना सभी को। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र राजस्थान के हैं। बकरोल, आलियाबेट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको जो हल्का लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सभी के सभी लिखने होते हैं। बकरोल है, लूनेज है, आलियाबेट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसको हमने पढ़ा, नुमालीगढ़ आ सकता है, नहर कटिया तेल क्षेत्र आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये हैं असम के। ऐसे ही अभी पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है असम से। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में जो है असम सरकार द्वारा लाया गया है। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ का है? ये ध्यान रखना, ये है आपका असम का। अब ध्यान रखना कि असम में जो है डिब्रू सिखोवा भी है बहुत प्रसिद्ध, आपका काजीरंगा भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डिब्रू सिखोवा भी कहाँ का है? असम का है, और काजीरंगा भी है, और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ध्यान रखना ये भी कहाँ? असम का है। नागालैंड से क्वेश्चन बड़ा सुर्खियों में रहा, क्वेश्चन है एक्सोन क्या है? एक्सोन क्या है? तो किण्वित सोयाबीन है। किण्वित जैसे फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, फर्मेंटेशन एक सोयाबीन है, एक जो है किस्म है सोयाबीन की जिसको नाम दिया गया है एक्सोन। बहुत प्रसिद्ध किस्म है सोयाबीन की, बहुत अधिक पैदावार होती है, और ये जो है विशेष क्वेश्चन है। बस एग्जाम में ये पूछेगा एक्सोन क्या है, तो कई प्रकार का क्वेश्चन दे देगा। एक पौधे की जाति है, तितली की कोई प्रजाति है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में देगा, मगर ध्यान रखना है एक्सोन क्या है? किण्वित सोयाबीन है, और कहाँ का है? आपका नागालैंड का है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भूटान के साथ क्या जो है भारत के संबंध रहे, क्या जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इधर नेपाल का एरिया है, बीच में सिक्किम है, और इस ओर क्या है? आपका भूटान है। भूटान से जो है क्वेश्चन जो है बहुत प्रसिद्ध रहा, उसी का नाम है कोलांगछू जल विद्युत परियोजना। खोलांगछू जल विद्युत परियोजना किसके साथ जो है भारत ने जो है अभी जल विद्युत परियोजना की है? वो है भारत भूटान जल विद्युत परियोजना। 600 मेगावाट की परियोजना है खोलांगछू। मगर ये तो पढ़ना ही है, ये भी ध्यान रखना है कि ड्रूक ग्रीन पावर लिमिटेड और सतलुज निगम लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है। 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना पर भारत और भूटान के मध्य समझौता हुआ है, ड्रूक ग्रीन पावर लिमिटेड और सतलुज निगम लिमिटेड का। अन्य जो है परियोजनाएं हैं भारत भूटान के बीच, उसी का नाम है मांगदेछू परियोजना। ये भी किसके मध्य है? ये भी है भारत और भूटान के मध्य। तो मांगदेछू परियोजना भी भारत भूटान के मध्य है, खोलांगछू भी भारत भूटान के मध्य है। यदि एग्जाम में आता है कि ड्रूक ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का संबंध किस देश से है, तो ये भूटान से है, और सतलुज निगम लिमिटेड ये भारत की है। ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है बांग्लादेश से सुर्खियों में रहा, चट्टोग्राम जो बंदरगाह, ये बड़ा सुर्खियों में रहा। भारत के साथ जो है आयात निर्यात को लेकर ये सुर्खियों में है। चट्टोग्राम बंदरगाह, ये ध्यान रखना है कहाँ का है? बांग्लादेश का है। आइए सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। और एरियल सीडिंग तकनीक, पहले यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आराम से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बड़े साधारण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे।
यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मगर समझना एक एक पॉइंट को। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट लिया और बस स्क्रीनशॉट से ही लिखना स्टार्ट कर दिया, वो केवल टाइम काटने वाली बात है जो आप घर वालों को दिखाना चाहते हो कि हाँ हम भी कंपटीशन में पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एरियल सीडिंग तकनीक। एरियल सीडिंग तकनीक बहुत प्रसिद्ध रही। एरियल सीडिंग तकनीक क्या होता है? अरावली की पहाड़ियों में, क्वेश्चन आएगा अरावली की पहाड़ियों में, अरावली क्षेत्र में, और दिल्ली हरियाणा और ये आपका राजस्थान, ये जो है अरावली के दो जो है क्षेत्र में पड़ते हैं। ध्यान रखना कि एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल क्या है हरियाणा में। एरियल सीडिंग तकनीक क्या है कि खाद को और आपका चारकोल को एक जगह मिक्स कर लिया जाता है और एक गेंद का आकार दिया जाता है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाता है जो है भूमि पर, तो उसे बोलते हैं एरियल सीडिंग तकनीक। गेंद के आकार का ही खाद हो, बीज हो, और चारकोल से जो है उसको जो है एक परत बना ली जाती है गेंद के आकार की, फिर उसको जो है ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से छिड़काव किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये एरियल सीडिंग तकनीक जो है वो शुरू किया है किसने? हरियाणा ने। बड़ा ही खास क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन रीवा सोलर प्लांट को लेकर है। मैं तो मानता हूं कि सभी भाइयों ने क्वेश्चन लिखा होगा, ऐसी बात नहीं है। रीवा सोलर प्लांट यदि आप तैयारी कर रहे हो, मगर सोलर प्लांट को लेकर क्या क्वेश्चन आ सकता है? 750 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट है, लागत है 4500 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश के रीवा सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था। मगर सोलर प्लांट से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सोलर पार्क जो है, ये दो आपने ध्यान रखने हैं। बदला सोलर पार्क ये बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, राजस्थान के जोधपुर में। बदला सोलर पार्क का संबंध कहां से है? जोधपुर, राजस्थान से ही है। ऐसे ही पिछले वर्ष पूछा गया था एक एग्जाम में, शक्ति स्थल सोलर पार्क कहां पर है? तो ध्यान रखना है कर्नाटक में है शक्ति स्थल सोलर पार्क। तो ध्यान रखना है, यदि सोलर पार्क सुर्खियों में है तो हमने जो है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे 3-4 लाइन और जो है यदि आप नोट्स कर रहे हैं तो 3-4 लाइन और आपने खाली छोड़ देनी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो रीवा सोलर प्लांट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का है, 750 मेगावाट क्षमता का है और लागत कितनी है? 4500 करोड़ है। और बदला सोलर पार्क आपका जोधपुर राजस्थान का है, शक्ति स्थल जो है सोलर पार्क वो है कर्नाटक का, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ओडिशा से जो है कुछ प्रसिद्ध रहा। क्या प्रसिद्ध रहा? वंशधारा नदी जल विवाद बड़ा प्रसिद्ध रहा। देखो कालाहांडी क्षेत्र है ओडिशा में। ओडिशा में कौन क्षेत्र है? कालाहांडी क्षेत्र कहां पर है? ओडिशा में है। यहीं पर जो है कालाहांडी क्षेत्र से एक नदी निकलती, वंशधारा, प्रवाहित होती है आंध्र प्रदेश में, और ये नदी प्रवाहित होकर चली जाती है बंगाली खाड़ी में। तो वंशधारा नदी जल विवाद ध्यान रखना ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच है। एक बार और देखिए, ओडिशा में जो है कौन सा क्षेत्र है? कालाहांडी क्षेत्र है। और कालाहांडी क्षेत्र ये बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। कालाहांडी अपने खनन के लिए जाना जाता है और एग्जाम में जो है काफी बार इसके पूछा गया है कालाहांडी क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा का है। इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती वंशधारा, और ये नदी आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये विवाद अभी गहराया हुआ है। वंशधारा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य है। अगला जो है एक नदी है पेन्नार नदी, इस पर जो है अभी खोज हुई है नागेश्वर स्वामी मंदिर की। एक पौराणिक मंदिर जो है खोजा गया है, बहुत पुराना मंदिर खोजा गया है इस नदी पर। तो ये भी सुर्खियों में है पेन्नार नदी। पहले पेन्नार नदी को देखते हैं। कालाहांडी याद हो गया होगा आपके, ये क्षेत्र कहाँ का था? उड़ीसा का था। देखो नंदी की पहाड़ियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंदी की पहाड़ियाँ ध्यान रखना, नंदी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की नंदी की पहाड़ियों से एक नदी प्रवाहित होती है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और चली जाती है किस ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर। जिस नदी की आप बात कर रहे हो उसी नदी का नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी पर ही जो है इस जो है पौराणिक मंदिर को खोजा गया है, नागेश्वर स्वामी मंदिर को। तो वंशधारा नदी ध्यान रखनी है, पेन्नार नदी। नंदी की पहाड़ी आपके ध्यान होगी। नंदी की पहाड़ी कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन देखते हैं इस ओर से। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे खास हैं। और आज़ाद पट्टन, देखो ये पीओके का क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड जो है कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत जो है कश्मीर। भारत सरकार बहुत जल्द ही जो है इसे जो है भारत में अपनी ओर शामिल करेगा, ये जो है उम्मीद है भारत सरकार से और अपनी जो है इंडियन आर्मी से। आज़ाद पट्टन जो है जल विद्युत परियोजना, ये जो है इस ओर से जो है चीन एक रोड लाया हुआ है जिसे
चीन जो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के नाम से जाना जाता है। कम से कम 3000 किलोमीटर लंबा रोड है और इसी रोड पर ध्यान रखना झेलम नदी के किनारे एक जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर चला रहे हैं। उसी का नाम है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। 700 मेगावाट क्षमता की है। बस एग्जाम में इतना पूछता है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना कहाँ की है। ये है पीओके की, पाक अधिकृत क्षेत्र की। और ये किस पर नदी पर इसका निर्माण चल रहा है? झेलम नदी पर चल रहा है, CPEC के तहत। ध्यान रखना आपने, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कम से कम 3000 किलोमीटर लंबा है ये, और इसी पर जो है आजाद पट्टन परियोजना का निर्माण चल रहा है। आजाद पट्टन के बाद में दूसरी परियोजना यहीं की, इसी क्षेत्र की है, पीओके की है, उसी का नाम है कोहाला जल विद्युत परियोजना। ये भी बहुत खास है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये जल्दबाजी में लिखा गया है, कई बार जो है क्वेश्चन छांटने के बाद इनको जो है तैयार किया गया है। कोहाला जल विद्युत परियोजना यदि बात करें तो ध्यान रखना ये कहाँ की है? पीओके क्षेत्र की है। दो परियोजना यहाँ दोनों ध्यान रखनी है, और दोनों किसके सहयोग से बन रही है? चीन और पाकिस्तान के। आपस में जो है मेल काफी इनका बढ़ रहा है, तो इसलिए दो जो है जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। एक नाम है कोहाला और दूसरे का नाम है आजाद पट्टन। अगला क्वेश्चन जो है कोविड-19 को लेकर है। कोविड-19 से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ध्यान रखना, महामारी अधिनियम। यदि देखो महामारी फैली हुई है, मगर महामारी अधिनियम अंग्रेजों के समय कब पास हुआ था, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। महामारी अधिनियम पास हुआ था 1897 में, 1897 में। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि महामारी अधिनियम कब पास हुआ था? 1897 में पास हुआ था। उसके बाद कोवैक्सीन एक भारतीय जो है दवाई है, कोविड-19 के अगेंस्ट कार्य करेगी, उसको जो है अभी मंजूरी मिली है, अपने ट्रायल पर है। तो कोवैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा। ये आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। अब जो ये ट्रायल देख रहा है, एक भारत का आयोग है, एक संस्थान है, उसके द्वारा ये ट्रायल जो हो रहा है, मतलब कि मंजूरी देने वाला भी कोई आयोग है इन दवाइयों को, तो उसी का नाम है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आने के चांस है एग्जाम में। DCGI, ये बोर्ड बड़े सुर्खियों में है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। महामारी अधिनियम आपने पढ़ लिया, पास हुआ था अंग्रेजों के समय 1897 में, 1897 में। अगला क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है सभी ने पता है कि काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका गुजरात में है, और KAPP3 700 मेगावाट क्षमता का एक नया जो है सबसे बड़ी क्षमता का हैवी वाटर रिएक्टर इसने स्टार्ट किया है। और किसकी सहायता से? NPCIL। देखिए एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? पहले एक एक पॉइंट को ध्यान समझिए। NPCIL जो परमाणु क्षेत्र के, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए कार्य करती है, उस एजेंसी का नाम है NPCIL। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी की सहायता से काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 700 मेगावाट का क्षमता का सबसे बड़ी क्षमता का हैवी वाटर सिस्टम जो है रिएक्टर स्टार्ट किया गया है। और ये जो बात चल रही है कहाँ की चल रही है? गुजरात की चल रही है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। यदि अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ी क्षमता का हैवी वाटर रिएक्टर जो है, देखो यहाँ से यदि काकरापारा में KAPP3 का निर्माण हुआ है 700 मेगावाट, तो इसका मतलब है बिजली की सुविधा काफी बढ़ जाएगी आसपास के क्षेत्रों में। तो सबसे बड़ी क्षमता का हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुआ है? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 ऑप्शन देगा और उसमें आपने छांटना है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। ये काफी खास क्वेश्चन है। और NPCIL का मुख्यालय ध्यान रखना, ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला एक टीका है, सुर्खियों में रहा, NPCT का। NPCT का किस बीमारी के लिए है? न्यूमोनिया के लिए है। और पहले इसको समझें, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान समझें। NPCT की फुल फॉर्म आ सकती है, दिल्ली पुलिस के जो स्टूडेंट है या NTPC के जो छात्र हैं बड़े ध्यान से देखें। N का मतलब है न्यूमोकोकल, P का मतलब है पॉलीसैकेराइड और C का मतलब है कंजुकेट। NPC न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुकेट। ये टीके का निर्माण जो है किया है इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने।
जैसे भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, ऐसे ही इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट, देखो ये इंस्टीट्यूट काफ़ी जो है सुर्खियां बटोर रहा है इस वर्ष, इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट। तो उसका जो है लोकेशन ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, पुणे में है, उसी के द्वारा एनपीसी टीके का निर्माण किया गया है, मंजूरी जो है प्रमाणित किया गया है DCGI के द्वारा, जो हमने ऊपर पढ़ा था। किस बीमारी के लिए है, न्यूमोनिया के लिए है, और न्यूमोनिया सभी जानते हैं किससे होता है, बताइए विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, किससे न्यूमोनिया होगा। तो यदि आपने सोटरी याद की होगी, डिप्टिकोक्सिया का न्यू गाना आता है, तो न्यू से न्यूमोनिया, और ये है आपका जीवाणु से, ये आपने ध्यान रखना है। न्यूमोनिया के लिए कौन सा टीका है, एनपीसी, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, और इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे में, ये भी आपने ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति से क्या क्वेश्चन आएंगे इसको समझते हैं। देखो नई शिक्षा नीति 2020 अभी लागू हुई है, तीसरी शिक्षा नीति है, और डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ये भी हमने चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसी बात नहीं है कि आप करंट नहीं लिख रहे हो, करंट लिख रहे हो, मगर इसको और कितनी गहराई से क्वेश्चन को समझें। देखो सभी क्या है, सभी छात्र बस इतना जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, किस कमेटी के द्वारा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन के द्वारा, मगर अब क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको बड़े ध्यान से समझें, यहाँ से क्वेश्चन क्या आने की उम्मीद है। एक तो ध्यान रखना कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है, ऐसे ऑप्शन बना के पूछेगा, और ऐसे ऑप्शन देगा परमाणु ऊर्जा आयोग से है डॉक्टर कस्तूरी रंगन का संबंध, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इनका संबंध है, या ध्यान रखिए इसरो से संबंध है। तो ध्यान रखिए इनका संबंध है इसरो से, पूर्व इसरो प्रमुख ये रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कर्नाटक के बेंगलुरु में है, उसी के पूर्व इसरो प्रमुख रहे हैं, पूर्व प्रमुख रहे हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, और उन्हीं ने जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, तीसरी शिक्षा नीति है फिलहाल की। इसका मतलब साफ है कि पहले 2 शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं। इस शिक्षा नीति में क्या हुआ है, सभी जानते हैं कि जो आपका HRD जो डिपार्टमेंट है, ह्यूमन जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय, उसी को जो है शिक्षा विभाग में तब्दील किया गया है, और बाकी भी क्वेश्चन बाद में समझेंगे। मगर पहली 2 शिक्षा नीति की बात करें, इससे पहले सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से कम आने की उम्मीद है, यहाँ से ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि सबका फोकस यहाँ पर रहता है। नई शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूरी रंगन, बस ये रट्टा लगा दिया कि हो गया एग्जाम क्लियर, मगर ध्यान रखना कि पूरा ही समझना है। पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी। दोनों शिक्षा नीति जो है किसके लिए जो है जानी गई थी, तो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार 2 व्यक्ति थे जिन कमेटी की सिफारिशों पर ये जो है लागू हुई थी दोनों की दोनों शिक्षा नीति। एक व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, और एक व्यक्ति का नाम था दौलत सिंह कोठारी। दोनों ही बड़े विद्वान जो है व्यक्ति रहे, जिनकी सहायता से भारत की पहली जो है दोनों शिक्षा नीति बनी थी, एक 1968 में, दूसरी 1986 में। एक जो है विद्वान रहे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, और दूसरे व्यक्ति रहे दौलत सिंह कोठारी। ये आपने ध्यान रखना है। और इसरो प्रमुख ध्यान रखना, पूर्व इसरो प्रमुख कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब केरल से क्या क्वेश्चन है ये भी समझिए। देखो केरल की एक प्रसिद्ध नदी है चालुकड़ी नदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चालुकड़ी नदी का संबंध कहाँ है, केरल से है, और उसी पर एक जल विद्युत परियोजना है अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना, जो हाल ही में सुर्खियों में रही, बड़ा खास है। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना कहाँ की है, केरल की है। किस नदी पर है, चालुकड़ी नदी पर है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपने जो देखे, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उम्मीद है आपने सारे के सारे क्वेश्चन समझे होंगे। और आज के लिए धन्यवाद।